128 मिलियन, यानी लगभग 12.8 करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन अनियंत्रित और ट्रैक न किए जा सकने वाले सूक्ष्म टुकड़ों की संख्या है जो इस वक्त, इसी पल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गोलियों की रफ्तार से घूम रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, इनका आकार 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। ये एक ऐसा चौंका देने वाला सच है जो हमारे अंतरिक्ष मिशनों पर बहुत भारी पड़ सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे स्पेस जंक की, अंतरिक्ष में फैले उस अदृश्य कचरे की जो हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बहुत बड़ा और विनाशकारी खतरा बन सकता है। साथ ही हम उन उलझी हुई तकनीकी चुनौतियों को भी गहराई से समझेंगे जो इस ब्रह्मांडीय कचरे को साफ करने के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम 6 मुख्य पहलुओं से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे इस अदृश्य कक्षीय कचरागाह के पैमाने को समझने से। फिर देखेंगे कि ये मलबा आखिर आया कहां से। इसके बाद हम बात करेंगे डरावने केस्लर सिंड्रोम की और उन वास्तविक टकरावों की जो पहले ही हो चुके हैं। अंत में हम इसे साफ करने की इंजीनियरिंग चुनौतियों और भविष्य के वैश्विक नियमों पर भी नजर डालेंगे। भाग 1, अदृश्य कक्षीय कचरागाह और अंतरिक्ष प्रदूषण का पैमाना। देखिए, जब हम अंतरिक्ष मलबे या स्पेस जंक की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में खराब हो चुके बड़े बड़े उपग्रह आते हैं। लेकिन हकीकत में इसमें सिर्फ बड़े उपग्रह ही नहीं, बल्कि रॉकेट से निकले बिना जले ठोस कण और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान से उखड़े हुए पेंट के वो नन्हे टुकड़े भी शामिल हैं जो पृथ्वी की कक्षा में लगातार भटक रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जिन्हें हम ट्रैक कर पा रहे हैं और जो असल में मौजूद हैं उनमें कितना बड़ा अंतर है। स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क इस समय लगभग 34,000 ऐसी वस्तुओं को ट्रैक कर रहा है जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लाखों करोड़ों सूक्ष्म टुकड़े हैं जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, पर वो अंतरिक्ष यानों के लिए एक बहुत बड़ा अदृश्य खतरा बने हुए हैं। भाग 2, मलबे की उत्पत्ति। अब पृथ्वी की कक्षा रातों रात तो इतनी अव्यवस्थित नहीं हुई, है ना? अंतरिक्ष में कचरा जमा होने की ये कहानी कोई आज की नहीं है। ये एक ऐतिहासिक सिलसिला है जिसकी शुरुआत इंसानों के अंतरिक्ष युग में कदम रखने के बिल्कुल पहले दिन से ही हो गई थी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1957 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च के साथ ये सब शुरू हुआ। फिर 1961 में पहली बार कक्षा में रॉकेट का ऊपरी हिस्सा फट गया और फिर समय के साथ एंटी सैटेलाइट हथियारों के परीक्षणों ने इस मलबे में बेतहाशा वृद्धि की। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे कई देशों द्वारा किए गए इन हथियार परीक्षणों ने अनजाने में ही सही अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा और धातु के टुकड़े छोड़ दिए हैं। और एक बात जो सच में काफी हैरान करने वाली और अजीब है, वो है इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ी गई कुछ बेहद अतरंगी चीजों की लिस्ट। उदाहरण के लिए, वैनगार्ड 1 नाम का एक उपग्रह साल 2250 तक यूं ही कक्षा में घूमता रहेगा। और इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्री एड वाइट का खोया हुआ दस्ताना, माइकल कॉलिंस का कैमरा, एक टूथब्रश और यकीन मानिए एक पूरा का पूरा टूल बैग भी इस वक्त हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। बिल्कुल अजीब है ना? भाग 3, केस्लर सिंड्रोम का खतरा। अब तक हमने सिर्फ कचरे के मौजूद होने की बात की, लेकिन असली खतरा इसके वजूद से कहीं ज्यादा इसके टकराने के भौतिक विज्ञान में छिपा है। चलिए इस खतरे की गंभीरता को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो केस्लर सिंड्रोम आखिर है क्या? ये एक ऐसी सैद्धांतिक लेकिन बेहद खौफनाक स्थिति है जहां लो अर्थ ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में कचरे का घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि एक टक्कर से निकला मलबा कई और टक्करों का कारण बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि एक बार ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ तो ये एक न रुकने वाली चेन रिएक्शन बन जाएगा। इसका नतीजा, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष की कुछ कक्षाएं हमारे लिए पूरी तरह से ब्लॉक या अनुपयोगी हो सकती हैं। यहां पर हमें 2 अलग अलग कक्षाओं के फर्क को भी समझना होगा। लो अर्थ ऑर्बिट में वस्तुएं 10 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से टकराती हैं, मानो अंतरिक्ष में कोई सैंड ब्लास्टर चल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट यानी भूस्थितिक कक्षा का माहौल थोड़ा अलग है। वहां पुराने या मृत उपग्रह बहुत धीमी गति से जमा होते हैं, जहां प्रभाव का वेग कम होता है और अक्सर उन्हें रिटायर होने के बाद एक अलग सुरक्षित कब्रिस्तान कक्षा में धकेल दिया जाता है। भाग 4, वास्तविक प्रभाव और टकराव। अभी तक हमने जो भी बात की वो सब थ्योरी थी, लेकिन
क्या हो जब अंतरिक्ष का ये मलबा सच में टकरा जाए? चलिए कुछ ऐसी वास्तविक घटनाओं की बात करते हैं जब इस मलबे ने अपना कहर बरपाया और लाखों डॉलर के उपकरणों को पल भर में राख कर दिया। साल 2009 की घटना इसका सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है, जब एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह कॉस्मोस 2251 पूरी तरह से काम कर रहे अमेरिकी उपग्रह इरिडियम 33 से जा टकराया। उस समय उनके टकराने की गति 11.7 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में। इस एक भयंकर टक्कर ने अंतरिक्ष में मलबे के 2000 से अधिक नए और खतरनाक टुकड़े पैदा कर दिए। और ये खतरा सिर्फ दूर अंतरिक्ष में मशीनों के टूटने तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी और पृथ्वी पर हमारे संचार नेटवर्क के वजूद से जुड़ा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेंट के एक बहुत ही छोटे से टुकड़े ने एक बार स्पेस शटल की खिड़की में गहरा गड्ढा कर दिया था। यही वजह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खुद को बचाने के लिए खास विपुल शील्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है और मलबे से बचने के लिए लगातार अपना रास्ता बदलते रहना पड़ता है। भाग 5, सफाई की चुनौती और इंजीनियरिंग समाधान। खैर, स्थिति भले ही डरावनी लग रही हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है। अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ब्रह्मांडीय कचरे को साफ करने के लिए वैज्ञानिक कौन सी शानदार और अत्याधुनिक तकनीकें विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कचरे को और बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसका पहला जवाब है निष्क्रियणीकरण या पैसिवेशन। ये वो बेहद जरूरी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी मिशन के अंत में रॉकेट के ऊपरी हिस्सों या उपग्रह के अंदर बचे हुए ईंधन को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा करने से कक्षा में उनके फटने का खतरा बहुत कम हो जाता है और हजारों नए मलबे के टुकड़ों को जन्म लेने से रोका जा सकता है। इसके अलावा मलबे को हटाने के लिए जो नए आइडियाज टेस्ट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं, जैसे लेजर का इस्तेमाल करके मलबे को जलाना ताकि उसकी कक्षा बदल जाए, बड़े जाल या हार्पून फेंककर भारी मलबे को पकड़ना, स्पेस टग्स का इस्तेमाल करना जो मलबे को खींचकर सुरक्षित जगह ले जा सकें, और तो और अंतरिक्ष में ही धातु को पिघलाकर उसे स्पेसक्राफ्ट के ईंधन में रिसाइकिल करने पर भी काम चल रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्लियर स्पेस 1 मिशन ऐसी ही एक शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। छठा और आखिरी भाग, शासन और भविष्य। लेकिन देखिए, तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इन शानदार समाधानों को लागू करने के रास्ते में वैश्विक अर्थशास्त्र और नीतियों की बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, जिसे अक्सर साझा संसाधनों की त्रासदी या ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे एक दूसरे से जुड़ी है और क्यों इतनी जटिल है। हमारी पृथ्वी की कक्षा हम सभी का एक साझा संसाधन है और दिक्कत यहीं से शुरू होती है। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए अंतरिक्ष का कचरा साफ करने में कोई कमर्शियल इंसेंटिव या सीधा फायदा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास पूरे विश्व का सटीक डेटा भी नहीं है और सबसे बड़ी अड़चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून, जिसके अनुसार मृत उपग्रह का मालिकाना हक आज भी उसी देश या कंपनी का होता है जिसने उसे लॉन्च किया था। मतलब आप बिना इजाजत किसी और का कचरा साफ कर ही नहीं सकते। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। यदि यह कक्षा किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, तो इस बिखरे हुए मलबे को साफ करने का ये करोड़ों अरबों का खर्च आखिर उठाएगा कौन? ये भू राजनीतिक गतिरोध हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अंतरिक्ष का बुनियादी ढांचा कितना नाजुक है। अगर दुनिया ने एक साथ मिलकर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो क्या पता हमारा आसमान हमारे ही फैलाए कचरे के जाल में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाए। सोचने वाली बात है ना?